हेलो एवरीवन, आपका मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम से है, जो कि धारा 4 के बारे में है। और धारा 4 में है मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। अगर इन तीनों पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्री के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे किसी भी हाल में बनने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको फ़ौरन बना लेंगे और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये इस विश्वास रखती हूँ कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो देखते हैं एक एक करके तीनों को समझते हैं। मे प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा, सेल्फ प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ या फिर कंक्लूसिव एविडेंस। तो सबसे पहले हम मे प्रिज्यूम को समझते हैं। तो बेरेट की लाइन उठाते उसमें लिखा हुआ है, इस अधिनियम में जहाँ कहीं भी उपबंधित है कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, तो वो न्यायालय जो है किसी तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वो ना साबित नहीं किया जाए और सबूत की मांग करेगा। ये हुई आपकी बेरेट की लाइन। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोर्ट का जो है डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर वो चाहे तो किसी तथ्य को साबित माने, नहीं तो वो नहीं मानेंगे। और अगर उनको लगता है कि हाँ इस तथ्य का अस्तित्व है, इसको साबित मान लेना चाहिए, तो वो मान लेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस तथ्य को ना साबित करता है तो उसको ना साबित भी मान लेंगे। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इस तथ्य को साबित नहीं मानना है तो वो आपसे जो है सबूत की मांग करेंगे। तो यहाँ पर मे प्रिज्यूम में आपको ध्यान रखना है कि ये न्यायालय का विवेकाधिकार है कि जब उनको लगता है कि किसी तथ्य का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है और ये बात सही नहीं है, तो न्यायालय आपसे सबूत की मांग करेंगे। और उन ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेंगे। यहाँ पर ये उनका विवेकाधिकार है कि उनको लगता है कि इसके लिए अभी और सबूत की ज़रूरत है, तो वो आपसे मांगेंगे। अब यहाँ पे आता है सेल्फ प्रिज्यूम। सेल्फ प्रिज्यूम जो है तथ्य की उपधारणा करेगा। तो करेगा जहाँ पर लग जाता है तो पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि उनको करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर बेरेट की लाइन है वो पढ़ लेते हैं कि इस अधिनियम में जहाँ कहीं भी ये उपबंधित है कि न्यायालय उपधारणा करेगा, वहाँ पर न्यायालय किसी तथ्य को साबित मानेगा। ये उपधारणा करेंगे कोर्ट कि इस तथ्य का अस्तित्व है और ये सही है, और यहाँ पर सबूत की मांग नहीं करेगा। कहाँ पे नहीं करेगा? शैल प्रिज्यूम में नहीं की जाएगी। यहाँ पर कोर्ट बाउंडेड बाय लॉ होता है कि कानून की किताब में धाराओं में जो चीज़ लिख दी गई है न्यायालय को वो माननी ही पड़ेगी। अब आता है निश्चायक सबूत यानी कंक्लूसिव प्रूफ और कंक्लूसिव एविडेंस। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही है। कि अगर कोर्ट में किसी एक फैक्ट को साबित कर दिया जाता है और उसी के आधार पर न्यायालय क्या करेगा, दूसरे फैक्ट को भी साबित मान लेगा अगर वो उससे कनेक्टेड है तो। और यहाँ पर जैसे ही पहला फैक्ट साबित हो जाएगा, दूसरा अपने आप साबित हो जाएगा और यहाँ पर सबूत की मांग नहीं की जाएगी, क्योंकि ये निश्चायक सबूत बन जाएगा कि अब आपको साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप साबित है। अब इसका एक एक करके हम उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं मे प्रिज्यूम का एग्जाम्पल। इसी जो है एविडेंस एक्ट में ही जो है इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मे प्रिज्यूम का एग्जाम्पल देखते हैं। मे प्रिज्यूम में जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 113 का जो ए है, जो कहता है कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण की बात करता है। यानी कि अगर किसी स्त्री की जो है डेथ यानी मौत शादी के 7 साल के अंदर हो जाती है, तो यहाँ पर ये उपधारित यानी उपधारणा की जाएगी कि यहाँ पे उसके ससुराल वाले यानी या उसके पति की तरफ से उसके साथ में क्रुएल्टी हुई है, इसी वजह से उसकी जो डेथ है 7 साल के अंदर हो गई है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है मे प्रिज्यूम की बात हो रही है ना, तो कोर्ट को अगर लगता है कि यहाँ पर ये आत्महत्या के दुष्प्रेरण का हत्या मुंह से निकल गया, आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अगर मामला कोर्ट को लगता है कि नहीं है, तो कोर्ट यहाँ पर सबूत की मांग करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये मामला ऐसा बनता है, तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधिकार है। और मान लीजिए कि कोर्ट ने ये बात मान ली कि हाँ यहाँ पर आत्महत्या का दुष्प्रेरण हो रहा है, तो अगर कोई दूसरी पार्टी है ये बात साबित कर देती है कि नहीं यहाँ पर आत्महत्या का दुष्प्रेरण जैसी कोई संभावना है ही नहीं,
तो कोर्ट मान लेगा कि हाँ कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर तथ्य की खंडनीय उपधारणा है। अब ये खंडनीय और अखंडनीय उपधारणा क्या होती है ये मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको खंडनीय और खंडनीय उपधारणा समझ में नहीं आती, यानी इरेबुटेबल और रिबुटेबल प्रिजम्पशन अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके लिए फिर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर खंडनीय उपधारणा का मतलब होता है जिसको हम खंडित कर सकते हैं, जिस बात को हम गलत साबित कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि मे प्रिज्यूम में अगर कोर्ट को लगता है कि अगर किसी स्त्री के साथ में आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया गया है, उसके साथ में क्रुएल्टी हुई है, इस वजह से उसको अपनी जान लेनी पड़ी, तो कोर्ट की यहाँ पर डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो चाहे तो इस बात को माने या तो ना माने। और अगर मान लेते हैं और दूसरा पक्ष उसको ना साबित कर देता है कि नहीं ये बात गलत है, तो फिर वो उसको मान लेंगे। तो यहाँ पर कोर्ट अपने डिस्क्रेशन को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मनमाना नहीं, जो कानून के अनुसार है वही, लेकिन वो अपने विवेक का इस्तेमाल यहाँ पर ज़रूर करते हैं। तो ये हो गया आपका मे प्रिज्यूम। अब हम लोग आते हैं शेल प्रिज्यूम में, जिसमें उपधारणा करेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था हर हाल में कोर्ट को मानना ही मानना है, जो किताब में लिख दिया है। और एक बात जो है आप सेक्शन 113 के ए में जुड़ी हुई है कि क्रुएल्टी का यहाँ वही मतलब होगा जो कि आईपीसी के 498 ए में क्रुएल्टी शब्द का मतलब बताया गया है। तो आप दोनों इंटरलिंक कर सकते हैं दोनों धाराओं को, और हो सकता है कि एग्ज़ाम में जो है इंटरलिंक करके ही पूछा जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अब हम आते हैं उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोर्ट यहाँ पर किसी तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि उसको ना साबित नहीं कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर सबूत की मांग नहीं की जाएगी, क्योंकि कानून की किताब की जो धाराओं में जो बात लिख दी गई है कोर्ट को वो हर हाल में माननी पड़ेगी। अब आपको ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कौन कौन से सेक्शन जो है मे प्रिज्यूम के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से सेल प्रिज्यूम के एग्जाम्पल हैं, कौन से कंक्लूसिव प्रूफ, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन और भी कई सारे उदाहरण हैं जो आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे। इतने सारे एग्जाम्पल जो है एक ही वीडियो में लंबा चौड़ा वीडियो करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर तथ्य की उपधारणा करेगा कोर्ट हर हाल में मानेगा कि हाँ ये बात सच है। अब इसका एग्जाम्पल आप लीजिए, साक्ष्य अधिनियम की एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि है आपका 113 ख यानी 113B, जो कि बात करता है डॉरी डेथ के बारे में, यानी दहेज मृत्यु कि अगर किसी लड़की के ससुराल वालों ने उससे दहेज की इस तरह मांग की, उसे प्रताड़ित किया हो, तभी उसकी मृत्यु हो गई और ससुराल वालों का ही हाथ है उसको मारने में, तो यहाँ पर कोर्ट यकीन कर लेगा कि हाँ उसके ससुराल वालों का ही हाथ है उसको मारने में। लेकिन अगर कोई दूसरा पक्ष ये बात साबित कर देता है कि नहीं ये डॉरी डेथ नहीं है, नेचुरल डेथ है, तो फिर कोर्ट उसको मान लेगा। ये भी खंडनीय उपधारणा है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट सबूत की मांग नहीं करेगा इस मामले में कि नहीं आप ये चीज़ साबित कीजिए, ये गलत है वो गलत है। कानून की जो धारा में लिखा हुआ है, किताब की धाराओं में, उसी को कोर्ट जो है उसी के अनुसार यहाँ पे काम करेगा। और डॉरी डेथ एक और जगह जो है डिफाइन किया गया है जो कि आईपीसी के 304B में भी है, तो आप इसको भी इंटरलिंक करके पढ़िए। और दोनों धाराएं जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। तो ये तो हो गया करेगा वाला में कोर्ट को करना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं निश्चायक सबूत यानी कंक्लूसिव एविडेंस या कंक्लूसिव प्रूफ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई एक तथ्य अगर साबित हो जाता है तो कोर्ट उसी आधार पर दूसरे तथ्य को भी साबित मानेगा, सबूत की मांग नहीं करेगा। उसको साबित करने के लिए और किसी सबूत की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में इस तरीके से प्रूव्ड है कि वो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ यही बात सच है। इसका भी एग्जाम्पल हम एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 से ही लेते हैं। 112 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि धर्मजत्व की उपधारणा के बारे में बात करता है। ये भी विधि की खंडनीय उपधारणा है, इसका भी खंडन किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल 112 में आपको पता है क्या चीज़ है। 112 में मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने दे रही हूँ कि अगर किसी पति और पत्नी की शादी को 280 डेज हो चुके हैं और उन 280 डेज में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो माना जाएगा कि वही जो व्यक्ति है वही इस बच्चे का फादर है। यहाँ पे पैटर्निटी प्रूफ करना है, इस सेक्शन में पैटर्निटी प्रूफ की जाती है। एक तो ये क्वेश्चन भी बनता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक बात ये है कि अगर फादर की इसमें डेथ भी हो जाती है तो भी कोई बात नहीं,
और दोनों का तलाक हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मदर ने दूसरी शादी नहीं की हो, लेकिन 280 डेज़ में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान, या फिर अगर वो अलग भी हो चुके हैं तो उसकी पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन 280 डेज़ के अंदर ही होना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो माना जाएगा कि वही व्यक्ति जिससे उसकी महिला ने शादी की थी वही उस बच्चे का फादर है। लेकिन ये भी विधि की खंडनीय अवधारणा है कि अगर कल को फादर प्रूफ कर देता है कि नहीं, इस बच्चे का जन्म 280 डेज़ में नहीं हुआ है, तो कोर्ट मान लेगा कि हाँ ठीक है, ये इस बच्चे का फादर नहीं है, क्योंकि उसका जन्म पहले ही हो चुका है, यानी वो पहले से प्रेग्नेंट थी। तो ये हो गई विधि की खंडनीय अवधारणा, और यहाँ पर ये निश्चायक सबूत है। मैंने आपको ये समझाया कहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा। तो एक बार फिर से वीडियो का एंड करने के पहले मैं प्रिज्यूम में कोर्ट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो किसी तथ्य को साबित मानेगा, और जब तक कि उसको ना साबित नहीं किया जाए और सबूत की मांग करेगा। डिस्क्रिशनरी पावर है, और शैल प्रिज्यूम में यहाँ पर सबूत की मांग नहीं करेगा, उनको मानना ही पड़ेगा। और कंक्लूसिव प्रूफ में अगर एक फैक्ट प्रूफ हो जाता है तो उसी के आधार पर दूसरा फैक्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पर भी सबूत की मांग नहीं की जाएगी। तो ये तीनों जो उपधारणाएँ हैं ये विधि की खंडनीय उपधारणा है, और तीनों ही जो है, जो मैंने सेक्शन जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे तीनों रखा, 113 ए, 113 बी और 112 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको भी आप अच्छे से पढ़िएगा, सेक्शन 4 को तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बहुत बार आ चुका है। तो ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा सुनिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ बताइएगा। और यूपी एपीओ के एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। फालतू जगह दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप जो है अब जो पढ़ रहे हैं उसी पर अपना फोकस रखिए। नया चीज़ अगर आपको लगता है कि नए चीज़ पढ़ने से आपको वो चीज़ फ़ायदा हो जाएगी तो पढ़िए, नहीं तो फिर जो आपने पढ़ लिया है उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। अपने आप को बहुत जो है रिज़र्व कर लीजिए, और जितना हो सके उतना पढ़िए। अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।